खेल में कि परसों सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने हमारी दरख्वास्त इस कंडीशन पे या इस दरख्वास्त की प्रेयर के साथ हमने विड्रॉ की कि सुप्रीम कोर्ट हमारे राइट को रिकग्नाइज करे कि जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है हाई कोर्ट के सामने वो इम्प्रॉपर है, वो एक सिंगल एक्सपर्ट की बनी हुई है, वो प्रॉपर मेडिकल बोर्ड की नहीं बनी हुई, तो उसको चैलेंज करने का हमें राइट दिया जाए। और हाई कोर्ट ने उस एज सर्टिफिकेट के हवाले से कोई भी अगर ऑब्जर्वेशन की है तो वो हमारे रास्ते में कोई रुकावट खड़ी ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ग्रेशियसली इंसाफ के तमाम मामला को सामने रखते हुए वो फैसला दिया, हमारी पिटीशन नॉट प्रेस हुई और हमें क्लासिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट चैलेंज करने का इख्तियार दिया। हम आपके इल्म में हैं कि जब ये पहली बार रिपोर्ट 7 तारीख को तैयार हुई थी, मेहदी काज़मी साहब उसी दिन 7 तारीख को हेल्थ सेक्रेटरी के सामने ये रिपोर्ट चैलेंज कर चुके थे, मगर चूंकि 8 तारीख को हाई कोर्ट का फैसला आया था जिसमें उस मेडिकल रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड ले लिया गया था, तो हेल्थ सेक्रेटरी ने फिर उसके बाद मजीद पेशरफ नहीं की उस एप्लीकेशन पे। तो परसों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हमने कल फिर से हेल्थ सेक्रेटरी को एप्लीकेशन मूव की और उनको रिमाइंडर दिया कि मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करें और इस एज सर्टिफिकेट को जिसको हमने क्वेश्चन किया इसको वेरीफाई करें, बच्ची को अपने सामने बुला के अफ्रेश असरे 9 सिरे से जो है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन डिटेल में किया जाए। ये तमाम मामला जब हमने आज रखे मौजूद मजिस्ट्रेट साहब के सामने तो उनको भी ये बात सामने वाज़ेह हो गई कि इस एज सर्टिफिकेट पे जिस पे रिलाई करके आईओ ने इस चालान को C क्लास कर दिया है, क्योंकि उस एज सर्टिफिकेट पे आईओ ने रिलाई करके कह दिया कि बच्ची जो है वो 17 साल की है। 17 साल का होना मसला ये करता है कि बच्चियों के मामले में, लड़कों के नहीं लड़कियों के मामले में जो किडनैपिंग का केस है, रजामंदी हो या रजामंदी ना हो, उसका इतलाक तब होता है जब लड़की 16 साल से कम हो, या कोई मामला कि बंदी के साथ आपने कोई सेक्सुअल रिश्ते कायम किए, चाहे वो रजामंदी से हो या ना हो, उसका भी इतलाक होता है 16 साल से कम उम्र के अंदर। और जो इनकी मेन FIR 64 है कि जबरदस्ती तशद्दुद की नीयत से या कोई जिनसी ताल्लुकात कायम करने की नीयत से अगवा करना, उसका इतलाक होता है जब बच्चे हो 14 साल की उम्र से कम। तो सब कुछ घूमता ही एज के ऊपर है और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी आपको पता है एज स्पेसिफिक है। तो जितने भी ऑफेंसेज हम यहाँ पे एजुकेट कर रहे हैं वो सारे एज स्पेसिफिक है, सारा का सारा दारोमदार एज पे चल रहा है। हमारा तो अपनी जगह मौक़िफ़ है असूली कि हमारे नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने बच्ची 14 साल की है, मगर चूंकि उनको काउंटर करने के लिए अदालत का एक स्प्लिट ओपिनियन आया और उन्होंने एज सर्टिफिकेट को तरजीह दी, और अब चूंकि वो एज सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओपन टू चैलेंज है, तो मौजूदा अदालत का भी ये व्यू है कि उस चैलेंज को पूरा होने दिया जाए, एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, बच्ची को दोबारा से पेश मेडिकल बोर्ड के सामने किया जाए, दोबारा से बच्ची का प्रॉपर SOP के तहत, एक्सपर्ट्स के तहत, जिसमें पूरे सर्जन कराची होने चाहिए, जिसमें सर्विसेज अस्पताल के सुपरिटेंडेंट होने चाहिए, जिसमें एक कंसल्टेंट रेडियोलॉजी होना चाहिए, जिसमें एक डेंटल सर्जन होना चाहिए, जिसमें एक WMLO होनी चाहिए, उनके सामने बच्ची को एग्जामिन करके आप प्रॉपर एज एविडेंस दें। फिर अदालत इस बात की मिजाज होगी कि वो देखे कि कौन सा एज एविडेंस सही है, क्योंकि हो सकता है कि जो नया मेडिकल बोर्ड का एज एविडेंस आए वो हमारे नादरा के डॉक्यूमेंट को प्रूव कर दे और बच्ची 14 साल की साबित हो जाए, बल्कि सारे जो है जराइम का खिलाफ हो जाए। इस मौके के ऊपर मैं आपके तवज्जुह से दोबारा जिम्मेदारी का एहसास बहुत ही मोतबारा तरीके से दिलाना चाहूंगा इस सूबे की पुलिस को। हमारे सबसे आला और काबिल एहतराम अफसर गुलाम नबी मेमन साहब IG साहब ने आज से 8-10 दिन पहले मीडिया के सामने कहा था ये केस खत्म हो गया, इससे मजीद बात न करें। आज फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर मौजूद अदालत जुडिशल मजिस्ट्रेट नंबर 26 कराची इसने किए हैं। एक सब जुडिस मैटर के ऊपर पुलिस कैसे कह सकती है मैटर खत्म हो गया है, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है, मट्टी पाओ तो आगे चलो, ये रवैया नहीं हो सकता किसी भी अफसर का। और मेरे ख्याल में शायद IG साहब का इस रवैया था भी नहीं, शायद उनको IO ने प्रॉपरली असिस्ट नहीं किया, उनको लोअर रैंकिंग ऑफिसर से असिस्ट नहीं किया। तो हम तो ऑलरेडी IG साहब को रिक्वेस्ट दे चुके हैं कि इस केस का IO इनकॉम्पिटेंट है, अनप्रोफेशनल है, तो उसको चेंज किया जाए। तो अभी भी इस मौके के ऊपर जब एक सप्लीमेंट्री चालान फर्दर इन्वेस्टिगेशन की मद में मौजूदा अदालत ने तलब किया है तो IO को चेंज किया जाए, एक कॉम्पिटेंट सीनियर अफसर को रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन दीजिए ताकि मामले के हकायक पे पहुंचे। और एक और चीज हमने अदालत के सामने रखी है, इस पर अदालत ने फिलहाल फैसला नहीं किया, मगर जब दोबारा जरा होगी तो उनके सामने ये बात होगी कि इस FIR में एक ही 164 हुआ है बच्ची का, 164 का बयान जो लाहौर में एक मजिस्ट्रेट साहब के सामने हुआ है। ये हमारा क्लेम नहीं है, ये जो अक्यूज जहीर अहमद है उसके 161 के बयान में लिखा है कि जिस मजिस्ट्रेट साहब ने बच्ची को 17 तारीख को यानी कि अगवा होने के अगले दिन लाहौर में फिल्म मुख्तारी का सर्टिफिकेट दिया, जिसके तहत उसने निकाह किया, जिसके तहत उसने अपना मुख्ती होना छुपाया या छुपाया गया, ये वही मजिस्ट्रेट साहब हैं जिन्होंने बाद में बच्ची का इस केस में जिसमें अबडक्शन का इल्जाम है, मुख्ती होने का इल्जाम है, 164 रिकॉर्ड किया। अगर मजिस्ट्रेट साहब के अपने एफिडेविट से ये निकाह वजूद में आया है, यानी कि उस निकाह के वो विटनेस हो गए हैं,
تو جس کیس میں وہ خود وٹنس ہیں اس کیس میں وہ بچی کا ایک بیان کیسے ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ یہ چیز بھی عدالت کے سامنے ہوگی اور موجود عدالت اس کے اوپر غور کرے گی، مگر آج آتھینٹیکیشن اور میڈیکل بورڈ کی بیسس کے اوپر فردر انویسٹیگیشن مزید تفتیش آرڈر ہو گئی ہے، سپلیمنٹری چلان طلب کر لیا گیا ہے اور میڈیکل بورڈ بنانے کو ہیلتھ سیکرٹری کو کہا گیا کہ ہماری جو درخواست ہے اس کو رکھتے ہوئے سامنے ان اکارڈنس ود لا میڈیکل بورڈ بنائے۔ دیکھیے آئی او صاحب کیونکہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو انویسٹیگیشن پورا کرنے کے لیے وہ سمن کر سکتے ہیں بچی کو، کیونکہ پروسیکیوشن وٹنس ہے۔ اگر بچی ان کے سامنے پیش نہیں ہوتی تو آئی او صاحب مجسٹریٹ صاحب سے رابطہ کریں گے جو ان کے NPW نان اویلیبل وارنٹ ایشو کریں گے، پھر وارنٹ کے تحت جو ہے بچی کو یہاں لایا جا سکتا ہے۔ عدالت نے سر یہ بھی بات کی کہ سپریم کورٹ نے جس طرح ایک بار تو ہائی کورٹ کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا۔ نہیں جی، یہ انہوں نے نہیں کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ایج سرٹیفکیٹ کے حوالے سے آبزرویشنز ہیں وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ اس کا امپیکٹ اور اثر ختم کر دیا ہے، اس سے اب میں انفلوئنس میں نہیں آ سکتا یا میں اس کا پرسوسیو ویلیو نہیں لے سکتا، وہ تو خود سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں کہا ہے۔ میرے خیال میں فیصلے کو غلط قرار دے دیا ہے، نہ اس کی انٹرپریٹیشن مجسٹریٹ صاحب نے کی اور یہ میرے خیال میں غیر مناسب ہوگی۔ اچھا مہدی صاحب آج بتائیں کچھ، آج مطلب سامنے آ جائیں سر آگے آ جائیں سر، آگے آ جائیں کہنا چاہتے ہیں اور آج سر اس طرف آ جائیں بس اور آ جائیں، آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں۔ میم پیچھے ہو جائیں، ایکسکیوز می میم، آپ آ رہی پوری فریم میں، پوری فریم میں آ رہی ہیں۔ یہی جا رہے تھے آپ نے ہندوستان پاکستان کے کوئی اس حوالے سے بہت زبردست لڑائی کی ہے، تھوڑی سی مجھے اس کی تفصیل بتا دیجیے۔ دیکھیے پاکستان کا جو پینل کوڈ ہے اور جو انڈین پینل کوڈ ہے وہ انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا ہے۔ ہمارے جو مووی ہونے کے اغوا کرنے کے جو قوانین ہیں سیکشن 361 وہ انڈیا اور پاکستان میں سیم ہے۔ فرق اتنا ہے کہ انڈیا میں کہا جاتا ہے کہ لڑکی اگر 18 سال سے کم ہو تو اس کو ورگلا کے اغوا کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان میں ہے کہ لڑکی اگر 16 سال سے کم ہو اس کو ورگلا کے کیا جا سکتا ہے۔ میں نے جو انڈین سپریم کورٹ کے ججمنٹس آج رکھے ہیں عدالت کے سامنے وہ ورگلانے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جہاں بچی قانون کے مطابق جو قانون میں ایج ڈیفائنڈ ہے اس سے کم ہو تو بچی کی رضامندی عدالت کے سامنے کوئی کنسیڈریشن ہی نہیں ہے، کیونکہ عدالت قانون آلریڈی ازیوم کرتا ہے کہ بچی ورگلا کے بہکاوے میں آ کے گھر سے گئی ہے، تو بے شک آپ نے بچی کو بغیر اس سے گھر گئے ہوئے گھر سے باہر بلایا ہو اور گھر سے دور ایک مقام پہ بلایا ہو، مگر اس موٹیویشن اور اس بہکاوے کے مطابق بلایا ہو کہ تم ایک بار والدین کا گھر چھوڑ دو، تمہیں میں آلٹرنیٹ اکوموڈیشن دوں گا، میں تمہیں اس کی جگہ گھر دوں گا، ساتھ دوں گا، شیلٹر دوں گا، سایہ دوں گا، یعنی کہ بچے کو ایک موٹیویشن، ایک آسرا دینا، وہ کڈنیپنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ انڈین سپریم کورٹ کے ججمنٹ بھی میں نے آج رکھے ہیں۔ پاکستان فیڈرل شریعت اپیلیٹ بینچ جو سپریم کورٹ کے ساتھ ہے جڑی ہوئی، اس کے ججمنٹس رکھے ہیں۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے میں نے فیصلے رکھے ہیں کہ بچی کا تو مینٹل سٹیٹ آپ نے دیکھنا ہی نہیں، اور بچی کی اسٹیٹمنٹ کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں یہ میٹر ہی نہیں کرتی اگر بچی انڈر 16 ہے، اور ابڈکشن کا آفینس ویسے ہی بنتا ہے اور اس کو فرق کیا جائے۔ دیکھیں مغویہ بچی ہوئی ہے، اغوا بچی ہوئی ہے 16 تاریخ کو، وہ آفینس اس دن ہو گیا تھا۔ شادی آتی ہے وجود میں مبینہ طور پہ 17 تاریخ کو، وہ ایک ڈفرینٹ افینس ہے، ان دونوں کو الگ رکھنا ہے۔ اور اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہیں کہ نکاح ایک بار چائلڈ میرج میں ہو جائے وہ نکاح کی ویلیڈیٹی تو آپ فیملی کورٹ میں چیلنج کریں گے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا، مگر سزا اپنی جگہ ہے چائلڈ میرج کی۔ تو ضروری نہیں کہ اگر لڑکا جیل جاتا ہے تو نکاح ختم ہو رہا ہے، تو اس نکاح کو ختم کرنے کے لیے ہمیں فیملی کورٹ جانا ہوگا، بٹ سزا اپنی جگہ ہے چائلڈ میرج کی۔ تو ابڈکشن ہے کہ پنجاب کے قانون کے اندر 6 مہینے، ہمارے قانون کے اندر 3 سال ہے۔ ابھی ہمارے آرگومنٹ ہے کہ اس کے اندر سندھ کا قانون لگنا چاہیے، وہ اگر وہ بات کی بات ہے، فی الحال تو میڈیکل رپورٹ اب آنے دیں۔ دیکھیے اس حوالے سے کوئی ایم ایل او کنڈکٹ نہیں کیا، صرف ایم ایل او جو ہوا ہے یا میڈیکو لیگل ایویڈنس ابھی تک ہوا ہے وہ ایج کو لے کے ہوا ہے۔ بچی کے اوپر کیا تشدد کے نشانات ہیں، کیا بچی کو ٹارچر کیا گیا ہے، کیا بچی کو کیا کہتے ہیں بلوغت ہو گئی ہے جسمانی طور پہ جو میڈیکل میں ہوتی ہے، اس حوالے سے تو میڈیکل کنڈکٹ ہی نہیں کیا گیا بچی کا، نہ ریکارڈ پہ لایا گیا۔ تو آپ نے کیسے ڈٹرمن کر لیا کہ بچی کسی بھی تشدد سے آزاد ہے، یا بچی ایون بلوغت کی حالت میں بھی ہے کہ وہ نکاح کے لیے حامی کرے گی اگر آپ وہ انٹرپریٹیشن قانون کی لینا چاہیں تو ہم تو گزارش کریں گے کہ اب جب بچی کا ہاسپیٹیشن ٹیسٹ اور میڈیکل بورڈ ہو وہ مکمل طور پہ کمپریہنسو رپورٹ بچی کے حوالے سے دیں۔ آپ ایک چیز اور بتائیے کہ بچی نے درخواست دی کہ میرے والد کے اوپر مجھے آگے تشدد کیا ہے، اور دوسری میری بات یہ کہ بچی 16 سے کراچی سے نکل کے 17 کو پہنچتی ہے، 17 کو یہ نکاح ہو گیا اور 17 کو یہ ان کا ججمنٹ دیکھیے وہ تو جو ان کا 17 کو ایک ججمنٹ نہیں آیا تھا، 17 کو ایک ایفیڈیوٹ ملا تھا فری ویل کا، اس پہ جج صاحب نے بچی کا زبانی بیان لیا اور بولا کہ تم آزاد ہو، تم جاؤ اپنے فیصلے کرو۔
उस एफिडेविट के पास जाके उसने शादी की मुबीना तौर पे, हमें ये समझ में आ रहा है। तो दूसरी चीज़ जो आप बात कर रही हैं कि बच्ची ने एक अदालत ने बयान दिया कि मेरे वालिद ने और मेरे कज़न ने मुझ पर हमला किया, वो बयान ये देखिए यहाँ पे प्लानिंग नज़र आती है, यहाँ पे अगवाकारी नज़र आती है और यहाँ पे क्रिमिनल माइंड नज़र आता है। एक 14 साल की बच्ची को नहीं पता कि अदालत को चकमा कैसे देते हैं, अदालत को मिसगाइड कैसे करते हैं। हुआ क्या है, 16 को बच्ची को यहाँ से ले जाया गया है, 17 बच्ची लाहौर में पहुंची है, 17 को एक एफिडेविट ऑफ फ्री विल हासिल करके निकाह किया गया है, 18 को एक मैजिस्ट्रेट साहब जो दूसरे मैजिस्ट्रेट साहब हैं उनकी अदालत के अंदर CRPC 200 के तहत यानी कि प्राइवेट कंप्लेंट, या आप FIR कर सकते हैं या आप एक प्राइवेट कंप्लेंट कर सकते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट एक मैजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क साहब के सामने फाइल की, जिसमें बच्ची ने ऑन ओथ ये कहा कि 17 तारीख को यानी कि अगवा होने के अगले दिन मैं लाहौर में अपने शौहर के साथ घर पे थी, मेरे वालिद और मेरा कज़न यहाँ घर में आया, हम पे तशद्दुद किया, हमें मारपीट की, हमने शोर मचाया, मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, वो हमें धमकी देते हुए भाग गए। ये बयान रिकॉर्ड करने के बाद जज साहब ने कहा कि ठीक है, बाकी का बयान मैं आपका 1 महीने बाद रिकॉर्ड करूंगा, ये जो आप कंप्लेंट कर रही हैं। 1 महीने बाद वो बच्ची और मुल्जिम पेश ही नहीं हुए और वो नॉन प्रोसिक्यूशन में ख़त्म हो गया। मगर गौर करने की बात क्या है, आप सब जानते हैं 16-17 की रात को ये वालिद कराची में बैठा हुआ सोशल मीडिया के जरिए अपने बच्ची की दुहाई दे रहा था, ये लाहौर में नहीं था। ये आप सब जानते हैं कि पुलिस ने ऐसा कोई शवाहिद नहीं दिए कि 6 जून जब हाईकोर्ट में बच्ची को पेश किया गया है उससे पहले बाप और बच्ची राब्ते में भी आए हैं, इनका आमना सामना भी हुआ है। यानी कि बच्ची को पूरा एक क्राइम सीन बना के डायरेक्ट करके अदालत के सामने ऑन ओथ के लवाया गया। यही तो जो ज़हीर अहमद उसका खानदान है, उसके जो साथी हैं और ये जो पूरा उनका एक कंस्पिरेसी है, इसको आप गैंग बोलें, माफिया बोलें या आप एक क्या कहते हैं क्रिमिनल माइंड बोलें, यही तो से प्रूफ होता है। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि उसके बाद बच्ची ने इस FIR में 164 का बयान दिया और हाई कोर्ट में आपके सामने होते बयान दिया। उन दोनों बयानात में बच्ची ने जिक्र नहीं किया कि 17 को मेरा बाप मुझे मारने के लिए जान से लाहौर आया था। इनकंसिस्टेंट बयान है उन्होंने, बच्ची के 3 बयान उन्होंने हैं, तीनों इनकंसिस्टेंट हैं। पहले 2 164 के बयान जो हैं वो अक्यूज साथ में मौजूद है, तीसरा जो कोर्ट में हाई कोर्ट में बयान है उसमें अक्यूज के साथ वो लाहौर से कराची आई है और वो हाई कोर्ट प्रेमिसेस में मौजूद है। जब बयान हो रहा है तो वो उसके असर और सुख से आजाद भी नहीं हुई एक लम्हे को ये बयान देने के लिए। बट ये तमाम बातें जब फाइनली चलान आर्ग्यू होगा तब होगी। फिलहाल तो ये है कि जी मजीद तफ्तीश के हुक्म है और सिंध पुलिस को हमारी बहुत मोहतबाना गुजारिश है कि हम नहीं कह रहे बकौल अदालत ये मामला ख़त्म नहीं हुआ है। बराए मेहरबानी किसी भी ऐसे अहकामात से जो हाई कोर्ट ने दिए हों माजी में, जिसकी वजह से आपके कोई अफसर रिप्रिमांड हुए हों या आपके साबका IG को मुअत्तल किया गया हो, उसकी वजह से इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस ना होने दें। अपनी बका के लिए, कानून की बका के लिए, हमारी बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए, वालिदैन के हकूक़ के लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन करें। हमारी दरख्वास्त अभी भी है IG साहब से, इस केस को हमारी दरख्वास्त जो 17 जून की है IO को तब्दील किया जाए और कोर्ट के अहकामात के मुताबिक मेडिकल बोर्ड के तहत एविडेंस एक मजीद इकट्ठा किया जाए। सरकारी वकील ने जो है वो कहा कि इमरान नासिर साहब जो कह रहे थे वो सही कह रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की या ये अपनी गलती तस्लीम की। देखिए इसमें गलती या शिकस्त नहीं कहते, यकीनी तौर पे प्रोसिक्यूशन ने जो है इनिशियली मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये चालान C क्लास में हो जाना चाहिए। वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन थे, उन्होंने पुटअप कर दी थी। आज हमारे दलाइल सुनने के बाद जो चीज़ें मैंने रखी हैं अदालत के सामने, जिस तरह से मैंने हाईलाइट की है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी 2 दिन पहले आया है। अगर प्रोसिक्यूशन DPP साहब हैं जिम्मेदारी का सबूत देखते हुए उन चीज़ों के सामने, उन हक़ाइक़ के सामने अपना व्यू चेंज करते हैं एज पर लॉ, तो मेरे ख्याल में मैं उसको शिकस्त नहीं कहूँगा। एक बेहतर तरीका कहने का होगा कि टुडे ही एक्टेड एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, उन्होंने जिम्मेदारी का अपने दफ्तर का सबूत दिया है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये मुकाबला नहीं है किसी को नीचा दिखाने का, किसी को इंसल्ट करने का। हम सबसे मोहतबाना गुजारिश कर रहे हैं, इज्जत से पेश आ रहे हैं। ये केस और इस केस के असरात पाकिस्तान की तमाम बच्चियों के मुस्तकबिल पे हो सकते हैं, इसको ज़ेरे गौर रखते हुए फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। थैंक यू।